इतिहास की 10 सबसे विवादास्पद खोजें। हेलो दोस्तन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जो न सिर्फ दुनिया को हिला के रख गई, बल्कि उन्होंने लोगों को सोचने पे भी मजबूर कर दिया। ये डिस्कवरीज इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि उन्होंने समझ को शेके कर दिया, पुरानी सोच को चैलेंज किया और आज भी कई सवालों को जन्म देती है। इमेजिन करो, एक ऐसी डिस्कवरी जो साबित करती है कि हम सब मंकीज से इवॉल्व हुए हैं, या फिर एक ऐसी चीज जिससे हम किसी भी इंसान की कॉपी बना सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह है हिस्ट्री की रियलिटी। तो आज हम देखेंगे उन 10 डिस्कवरीज को जो अभी तक सभी के लिए एक बड़ी डिबेट है, उनके पीछे की कंट्रोवर्सीज को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन डिस्कवरीज ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली डिस्कवरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने कहा था कि हम लोग मंकीज से इवॉल्व हुए हैं, मतलब हम सब एक ही एवोल्यूशनरी ट्री का हिस्सा हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन डार्विन ने इसके पीछे बहुत सारे प्रूफ्स दिए। उन्होंने फॉसिल्स का स्टडी किया, डिफरेंट स्पीसीज की सिमिलैरिटीज देखी और एक थ्योरी डेवलप की जो साइंटिफिक कम्युनिटी में एक रेवोल्यूशन ले आई। लेकिन ये डिस्कवरी इतनी आसान नहीं थी। रिलीजियस कम्युनिटीज ने इसका पूरा विरोध किया। बाइबल में तो साफ लिखा है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, तो फिर हम मंकीज से कैसे आ सकते हैं? और ये डिबेट आज भी जारी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज के इर्द गिर्द न घूमकर धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है? यह बात आज तो ह्यूमन कॉमन सेंस लगती है, लेकिन 16वीं सदी में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसको इंट्रोड्यूस किया था गैलीलियो गैलीलेई ने। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस किए और ये कंक्लूड किया कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, बल्कि वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन गैलीलियो की ये डिस्कवरी उस टाइम के पुराने रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ थी। चर्च का मानना था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है। गैलीलियो की थ्योरी ने चर्च के अथॉरिटी को चैलेंज किया और उन्होंने गैलीलियो पे हेरेसी का आरोप लगाया। दोस्तों, 1945 में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। यह पहली बार था जब इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का यूज किया गया था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक थे। लाखों लोग मर गए और इन दोनों शहरों में तबाही मच गई। एटॉमिक बॉम्ब की ये विनाशकारी पावर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी का एक चमत्कार था, लेकिन दूसरी तरफ ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हुआ। एटॉमिक बॉम्ब के आविष्कार ने एक बहुत बड़ी डिबेट को जन्म दिया। क्या इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को बनाया जाना ठीक है? क्या हम अपने ही विनाश का रास्ता खुद बना रहे हैं? ये क्वेश्चंस आज भी उतने हाई रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सेल में कैसे इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? हमारे बाल का रंग, आंखों का साइज, ये सब कुछ कैसे डिसाइड होता है? इसका आंसर है डीएनए, यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। 1953 में 2 साइंटिस्ट्स जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि डीएनए एक डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक सीधी जिसमें रंग्स होते हैं। यह डिस्कवरी बायोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन डीएनए की डिस्कवरी के पीछे एक कंट्रोवर्सी भी छुपी हुई थी। वॉटसन और क्रिक ने अपनी रिसर्च के लिए एक फीमेल साइंटिस्ट रोजलिंड फ्रैंकलिन के काम का इस्तेमाल किया था। फ्रैंकलिन ने डीएनए की एक्सरे इमेजेस ली थी, जो वॉटसन और क्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन फ्रैंकलिन को उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। वॉटसन और क्रिक ने नोबेल प्राइज जीता, लेकिन फ्रैंकलिन को इग्नोर कर दिया गया। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपको एक ऐसी जगह एंशिएंट स्क्रोल्स का खजाना मिले जो 2000 साल पुराना है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। 1947 में डेड सी के पास कुछ चरवाहों को ऐसे ही कुछ स्क्रोल्स मिले जिन्होंने धार्मिक दुनिया में तहलका मचा दिया। इन स्क्रोल्स को डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है और ये हिब्रू बाइबल के सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इनमें ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो हमें पहले नहीं पता थी, और ये ज्यूइश और क्रिश्चियन धर्म को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन डेड सी स्क्रोल्स ने कुछ नए विवादों को भी जन्म दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्क्रोल्स उनके धार्मिक विश्वासों को चुनौती देते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से मिलती नहीं हैं, और ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। डेड सी स्क्रोल्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दोस्तों,
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हुमेन एंशिएंट इजिप्ट के हीरोग्लिफिक्स पढ़ने नहीं आते होते तो क्या होता। हुमेन उनके इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जाने को नहीं मिलता, लेकिन शुक्र है कि हुमेन रोजेटा स्टोन मिला। रोजेटा स्टोन एक ऐसा पठार है जिस पर एक ही टेक्स्ट 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, डिमोटिक स्क्रिप्ट जो कि एंशिएंट इजिप्शियन की ही एक लिपि है, और एंशिएंट ग्रीक। यह पठार 1799 में मिला था और इसने हुमेन हीरोग्लिफिक्स को डिसिफर करने की चाबी दी। रोजेटा स्टोन की डिस्कवरी ने इजिप्टोलॉजी के एक क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। अब हम एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट्स को पढ़ सकते थे और उनके इतिहास, संस्कृति और धर्म के बारे में जान सकते थे। यह डिस्कवरी मानव इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन रोजेटा स्टोन की डिस्कवरी के साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में क्या चलता रहता है? हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के पीछे क्या कारण होते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की थी सिगमुंड फ्रॉयड ने, जिन्हें फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाता है। फ्रॉयड ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में काम किया। उन्होंने मन को समझने के लिए एक नया तरीका इजाद किया, जिसे साइकोएनालिसिस कहा जाता है। फ्रॉयड का मानना था कि हमारे व्यवहार के पीछे हमारे अचेतन मन में छिपी इच्छाएं, डर और यादें होती हैं। फ्रॉयड ने आईडी, ईगो और सुपर ईगो जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो मन के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स जैसे आइडियाज भी दिए जो आज भी साइकोलॉजी में यूज होते हैं, लेकिन फ्रॉयड के काम को शुरू से ही काफी विवादों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके आइडियाज को टू सेक्सुअल बताया, जबकि दूसरों ने उन्हें अनसाइंटिफिक कहा। फ्रॉयड के काम की आलोचना करने वालों का कहना था कि उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दोस्तों, आज हम इंटरनेट के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमें दुनिया से जोड़ता है, हमें जानकारी देता है और हमारे लिए मनोरंजन का साधन भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट का आविष्कार एक वरदान है या अभिशाप? इंटरनेट ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ दिया है, हमें अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का मंच दिया है और हमें असीमित जानकारी तक पहुंचती है। लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम, ऑनलाइन बुलिंग और मिस इन्फॉर्मेशन जैसी समस्याएं भी आई हैं। हमें इंटरनेट का इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करना चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, 1996 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साइंटिस्ट ने एक भेड़ की एग्जैक्ट कॉपी बनाने में सफलता हासिल कर ली। इस भेड़ का नाम था डॉली और यह पहला मैमल था जिसे सक्सेसफुली क्लोन किया गया था। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाई जाती है। डॉली को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नाम की टेक्निक से क्लोन किया गया था। इस टेक्निक में एक अडल्ट सेल के न्यूक्लियस को एक एग सेल में ट्रांसफर किया जाता है जिसका अपना न्यूक्लियस निकाल दिया गया होता है। डॉली की क्लोनिंग ने साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इससे यह साबित हो गया कि एडल्ट सेल्स को रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है और उनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। इस डिस्कवरी ने मेडिकल रिसर्च के लिए नए रास्ते खोले और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और जेनेटिक डिजीजेस के इलाज की नई संभावनाओं को जन्म दिया। लेकिन क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी के साथ ही कई नैतिक और सामाजिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। क्या हमें इंसानों की क्लोनिंग करनी चाहिए? क्या यह प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होगी? क्या क्लोन्स को वैसा ही दर्जा मिलेगा जैसा कि नेचुरली बॉर्न इंसानों को मिलता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना आसान नहीं है। क्लोनिंग एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है और हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के हित में ही करें, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। क्लोनिंग एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है और हमें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के हित में ही करें, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इन सवालों ने इंसानों को हमेशा से परेशान किया है और इनका जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म, घना और अस्थिर बिंदु से अस्तित्व में आया था। इस बिंदु में अकल्पनीय ऊर्जा समाहित थी और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार होना शुरू हुआ और यह विस्तार आज भी जारी है।
बिग बैंग थ्योरी को कई वैज्ञानिक प्रमाणों का समर्थन प्राप्त है, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, रेड शिफ्ट ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज और अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और यह कैसे विकसित हुआ। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बावजूद ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े कई रहस्य अभी भी बने हुए हैं, जैसे कि बिग बैंग से पहले क्या था, वो अत्यंत गर्म, घना और अस्थिर बिंदु कहां से आया। इन सवालों के जवाब ढूंढना आज भी एक बड़ी चुनौती है। बिग बैंग थ्योरी हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं और यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। यह हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराती है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो दोस्तों, ये थीं इतिहास की 10 सबसे विवादास्पद खोजें। तो दोस्तों, ये थे वो 10 डिस्कवरीज जो हिस्ट्री के टर्न ऑफ इवेंट्स को डिफाइन करती हैं। हर डिस्कवरी ने अपनी जगह एक बड़ा शॉक दिया और आज भी उनके बारे में डिबेट्स हो रही है। कुछ ने हमें जीवन के रहस्यों से परिचित कराया, तो कुछ ने हमें नैतिकता और जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इन डिस्कवरीज ने हमें यह दिखाया है कि ज्ञान और जिज्ञासा हमें कितनी दूर ले जा सकती है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया है कि हमें अपनी सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और स्टे क्यूरियस।